नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। यहाँ पर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए है और आरएनए है। हमारे अंदर यानी कि सजीवों के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो आनुवंशिक पदार्थ है ये किससे मिलके बना है, तो जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो आपस में सर्पिलाकार फॉर्म में जुड़ी रहती है, जिसे अपन डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ये किससे बनती है, तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन मिलके आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर तीन चीजें क्या क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा आपका शुगर यानी कि शर्करा, तीसरा है आपका नाइट्रोजनी क्षार। जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन के अंदर आपका आता है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जो आपके आरएनए है उसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, और आरएनए जो है आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है। यानी कि जैसे डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, दो स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ये तीन चीजें मिलके आपके क्या बनाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती है। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है, तो आपके पॉलीन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपके कौन कौन आएगा, तो आपके शुगर यानी कि शर्करा आएगी, और साथ में नाइट्रोजन बेस आएंगे, और उनके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो आपके बन जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेगी। जो शुगर होती है वो पेंटो शुगर होती है, यानी कि उसमें कार्बन के 5 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए अपन उसको पेंटो शुगर कहते हैं। अब ये जो शुगर है वो आपकी दो टाइप की है, एक तो है राइबोज शर्करा और एक है आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। इस तरीके से आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। और अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है आपस में कैसे जुड़ के कुंडलित होकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी, ये पढ़ेंगे अपन आज की क्लास में डीएनए के बारे में। तो आपका जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है यानी कि द्विकुंडलित मॉडल है, वो किसने दिया, वॉटसन और क्रिक ने दिया। किसने, वॉटसन और क्रिक ने जो है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। देखिए इधर, फेडरिस मेस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। जैसे आपको पता है कि ये अपनी क्या होती है, एक सेल है। ये क्या है, एक सेल है, कोशिका है। इस कोशिका के जो है अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। अब ये जो आपका डीएनए होता है, ये डीएनए आपके इस केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है। इसने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दे दिया। तभी तो अपन जो है डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। मॉरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निर्वर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वॉटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल जो है वो प्रदर्शित किया। अब ये द्विकुंडलित मॉडल में क्या होता है, देखिए इधर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये एक आपकी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या है, आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये इस तरीके से सर्पिलाकार फॉर्म में कि जो है इस तरीके से जाती है और क्या बना लेती है, ये बन गया आपका डीएनए। अब आपको पता है जो आपका डीएनए है इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर मॉलिक्यूल होगा और आपके नाइट्रोजन बेस होंगे। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। जो आपके नाइट्रोजन बेस है वो आपके दो टाइप के हैं। पहले है प्यूरीन, पहले कौन से हैं, प्यूरीन। तो प्यूरीन के अंदर आपके कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरीन में कौन से हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है भाई। इसके बाद आपके जो पिरिमिडीन होते हैं,
क्या आपके जो पिरिमिडीन होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो डीएनए के अंदर तो आपको पता है साइटोसिन और थायमिन, और आरएनए के अंदर साइटोसिन और यूरेसिल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, नाइट्रोजन बेस हो गए। अब इस डीएनए के अंदर ये जो आपके नाइट्रोजन बेस है वो किस तरीके से अटैच रहते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? देखो, ये इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखिए, एक प्यूरीन जो है एक पिरिमिडीन के साथ जुड़ा रहेगा। तो देखो, एडेनिन जो होता है वो किसके साथ जुड़ता है? थायमीन के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से। और जो आपका साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा किससे? हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस तरीके से ये जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो कि आपके सर्पिलाकार फॉर्म में है, इसमें आपको नजर आ रहा है ये कुंडल बन रहे हैं, नहीं बन रहे कुंडल? तो ये जो एक कुंडल होता है इसके अंदर 10 जो है नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। ये किस तरीके से लगेंगे? देखो, इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पर A है तो ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से किससे जुड़ा? T से। मान लो कि यहाँ पर C है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया आपको कि A जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा थायमीन से, और साइटोसिन जुड़ेगा आपके ग्वानिन से। हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन और ग्वानिन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से एडेनिन और थायमीन जुड़ेंगे। एक कुंडल के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे? ऐसे 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे। कितने? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे। आई बात समझ में? अब देखिए कि आपके ये जो है नाइट्रोजन बेस हो गए, आपके और क्या चीज़ होती है इसमें? फॉस्फेट ग्रुप होता है और शर्करा होती है। तो इसका जो बेस है वो किससे बना? शर्करा से और फॉस्फेट ग्रुप से बना, और नाइट्रोजन बेसिस में अंदर की साइड इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। आ गई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो, ये जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका एक सिरा क्या हुआ? 5' हुआ नहीं हुआ। दूसरा सिरा इस चेन का क्या होगा? तो इस चेन का दूसरा सिरा होता है आपका 3', और यहाँ पर इस चेन का क्या होगा? 3' सिरा, और ये कौन सा होगा? 5' सिरा होगा। होगा नहीं होगा? अब देखिए कि आपके 5' सिरा एक चेन का, तो दूसरी चेन का 3' सिरा। इसको अगर इस तरीके से बनाने की जगह मैं इसको इस तरीके से बना दूँ, यूं मान लीजिए कि ये क्या है? आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके 5' to 3' पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये आपके 3' to 5' हो गई। जैसे मान लीजिए कि एक स्टैंड पे मुझे पता है यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थायमीन है, यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पे फिर से थायमीन है, यहाँ पर एडेनिन है। तो क्या यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि दूसरी जो आपकी चेन है वहाँ पर कौन सा बेस पेयर इससे पेयरिंग करेगा? क्योंकि अपन को पता है कि एडेनिन करेगा थायमीन से और साइटोसिन करेगा ग्वानिन से, पता है ना? तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है? साइटोसिन है, तो यानी कि ये यहाँ पर किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ पर ये जो एडेनिन है वो जुड़ेगा थायमीन से। यहाँ पर ये जो है थायमीन वो किससे जुड़ेगा? एडेनिन से। ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, थायमीन जुड़ेगा एडेनिन से, और एडेनिन जुड़ेगा थायमीन से। ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से हम ये डीएनए की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस अपन को पता है तो अपन दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो बेस पेयरिंग है इसमें कुछ मिसमैच हो जाता है। मिसमैच जैसे कि मान लो कि यहाँ पर थायमीन आ रहा है, लेकिन थायमीन की जगह मान लो कि साइटोसिन आ गया, तो इसकी वजह से डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डीएनए की स्ट्रक्चर आपको समझ में आई। चलिए देखिए एक बार, ये आपके क्या है? क्रोमोसोम, जो कि आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं।
तभी तो, यानी कि मम्मी पापा से क्रोमोसोम जो है एक बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, तभी तो उनका आनुवंशिक पदार्थ जाता है और आपकी जो आनुवंशिकता की इकाई है यानी कि जीन है वो ट्रांसफ़र होते हैं और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो ये जो है क्या है, आपके डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलित मॉडल है, जिसमें आपके, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है, ये आपका थायमिन है और ये ग्वानिन है। ये चारों क्या है, आपके नाइट्रोजन बेस। तो इस डीएनए के अंदर ये चारों नाइट्रोजन बेस इस तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए इस डायग्राम में अगर आप समझ पा रहे हैं, ये आपके डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो, एडेनिन को दर्शा है ग्रीन कलर से, साइटोसिन को इस पर्पल कलर से, ब्लू से ग्वानिन को और थायमिन को ऑरेंज कलर से। इसमें जो है कॉम्बिनेशन देखिए क्या इसमें सही है या नहीं है। देखिए ग्रीन यानी कि एडेनिन जो है अपना जुड़ेगा थायमिन से, यानी कि ग्रीन वाला जुड़ेगा किससे, आपका इससे ऑरेंज वाले से। तो देखो ग्रीन और ऑरेंज जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं। देखो ग्रीन ऑरेंज इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रीन ऑरेंज इसमें नज़र आ रहे हैं, इन दोनों में नज़र आ रहे हैं, इन दोनों में नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि एडेनिन जुड़ गया अपना थायमिन से, साइटोसिन जुड़ेगा अपना किससे, ग्वानिन से। तो देखो आपका ये जो पर्पल कलर वाला है वो इस ब्लू से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। तो देखो ये पर्पल ब्लू, ये पर्पल ब्लू, हुआ नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ पर अपन को पता चल गया कि एडेनिन जुड़ रहा है थायमिन से और साइटोसिन पेयरिंग कर रहा है किसके साथ, ग्वानिन के साथ। आई नहीं बात समझ में? चलिए देखिए अब आगे। यह प्रस्ताव चारगॉफ के नियम के आधार पर था। कैसे? इन्होंने क्या कहा कि चारगॉफ के अनुसार एडेनिन व थायमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य का अनुपात स्थिर व एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि एडेनिन और थायमिन का ग्वानिन तथा साइटोसिन, तो ये आपका साइटोसिन हो गया और ये आपका ग्वानिन हो गया, इनका जो अनुपात है वो एक दूसरे के बराबर होगा और स्थिर होगा। यानी कि A+T इज इक्वल टू C+G। यही बात ये कहना चाह रहा है कि प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन इज इक्वल टू प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन। प्यूरिन में आपके कौन से आते हैं, तो प्यूरिन के अंदर आपके आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो देखो एडेनिन और इधर ये ग्वानिन, यानी कि एक प्यूरिन इधर है और एक ये पिरिमिडीन है, यहाँ पर एक पिरिमिडीन और एक प्यूरिन। आई बात समझ में? तो ये चारगॉफ के नियम का जो है पालना करते हैं कि आपके एडेनिन और थायमिन का अनुपात साइटोसिन और ग्वानिन के अनुपात के बराबर होगा और स्थिर रहेगा। देखिए A+T इज इक्वल टू C+G का अनुपात एक ही जाति के जीवों में समान परंतु विभिन्न जाति के जीवों में क्या होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, सीधे क्वेश्चन दिया जाएगा डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि द्विकुंडलित मॉडल की संरचना को जो है सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें आप नाइट्रोजन बेस लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है लिख देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये आपके नाइट्रोजन बेस है, इसकी पेयरिंग हो गई और उसके बारे में आपको डिटेल वहाँ पर लिखनी है। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता होती है। भाई क्षार युग्मन, आपके नाइट्रोजन बेस ही तो एक दूसरे से पेयरिंग कर रहे हैं, तो यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की क्या है, खास विशेषता है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरे रज्जुक के क्षार क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक स्ट्रैंड पे, ये अपने 5' to 3' वाले स्ट्रैंड पे मुझे पता है कि यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, तो मैं आराम से जो दूसरा स्ट्रैंड है इसका 3' to 5' वाला, इसमें क्या आराम से पता लगा सकती हूँ कि यहाँ पर कौन से जो है नाइट्रोजन बेस आएंगे, क्योंकि मुझे पता है साइटोसिन किसके साथ पेयरिंग करेगा, ग्वानिन के साथ। मुझे पता है एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करेगा, थायमिन के साथ। मुझे पता है कि थायमिन पेयरिंग करेगा किसके साथ, एडेनिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो पेयरिंग करेगा साइटोसिन के साथ। होगा नहीं होगा ऐसा?
तो क्या दूसरी रज्जु के नाइट्रोजन बेस की कल्पना अपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जब एक का अपन को पता हो। अब देखिए इधर, द्विकुंडलिक डीएनए की संरचना की कुछ खास विशेषताएं निम्न प्रकार है। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है। वे क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, ये क्या है आपकी? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये जो है आपकी क्या है? दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या है? दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इसके अंदर जो है आपके क्या रहेंगे? ये आपके रहेंगे बेस पेयर, और बाकी इसका जो बेस है वो क्या किससे बनेगा? शर्करा से, आपकी जो पेंटोस शर्करा है, और फॉस्फेट ग्रुप उससे। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवणता रखती है। इसका मतलब कि एक श्रृंखला के ध्रुवणता 5' से 3' की ओर हो तो दूसरे की ध्रुवणता 3' से 5' की तरफ होगी। यानी कि ये अपना क्या है? 5' टू, ये जो वाली चेन है अपनी, ये हो गई 5' टू 3'। तो ये कौन सी हो गई? 3' टू 5'। अगर इसको सिंपल फॉर्म में मैं इस तरीके से बनाऊं तो यहाँ पर देखो, ये आपके 5' हो गया, ये 3' हो गया, और ये 5' हो गया, और ये 3' हो गया। ठीक है, 3' कौन सा है? आपका हाइड्रोक्सिल जो है सिरा है। आगे देखिए, दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन और ग्वानिन में क्या होगा? यानी कि एक प्यूरिन जो है एक पिरिमिडीन से जुड़ेगा, साइटोसिन जो है ग्वानिन से जुड़ेगा, एडेनिन जो है वो थायमीन से जुड़ेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इनके युग्मित होकर क्षार युग्मक बनते हैं। एडेनिन व थायमीन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो एडेनिन और थायमीन के बीच में क्या हुआ? डबल बॉन्ड। ठीक इसी तरीके से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो जो है साइटोसिन ग्वानिन से कितने हाइड्रोजन बंध के द्वारा? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसके फलस्वरूप सदैव प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्यूरिन लगा हुआ है तो यहाँ पर पिरिमिडीन लगेगा, ऐसा ही होगा। ये क्या है? आपका प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन। और ये क्या है? आपका पिरिमिडीन। तो इसके विपरीत दिशा में, प्यूरिन के विपरीत में क्या आएगा? पिरिमिडीन आएगा। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी जो है वो बनी रहती है। भाई लड़ाई नहीं हो, जिससे ज़्यादा झंझट ही नहीं। एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरीके से जो है आपके ये बेस पेयरिंग होती है। देखो यहाँ पर कि एडेनिन और थायमीन के बीच में आपके हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड, एडेनिन और थायमीन के बीच में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन है, इनके बीच में हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें भी साइटोसिन और ग्वानिन में हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में गड़बड़ी कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, साइटोसिन और ग्वानिन में हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और एडेनिन और थायमीन के बीच में हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखिए आगे। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडली होती हैं, यानी कि इस तरीके से दक्षिणावर्ती घूमी रहेगी। ठीक है, कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है, वह 10 9 के बराबर होता है। तो एक जो पिच होता है ना, इसका ये जो पिच है वो कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। एक जो पिच है वो कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। वह प्रत्येक घुमाव में लगभग, अब जो है एक कुंडल के अंदर लगभग कितने बेस पेयर होंगे? लगभग 10 बेस पेयर होंगे। तो आपको पता है कि जब इस एक पिच का 3.4 नैनोमीटर क्या है, इधर की
इसकी जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर है। तो जब एक कुंडल के अंदर 10 बेस पेयर होंगे तो हर एक के बीच में कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। कैसे, देखो जैसे मान लो कि एक बेस पेयरिंग ये हो रखी, दूसरी बेस पेयरिंग उस कुंडल में ये हो रखी, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। आई बात समझ में? चलिए देखिए, परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। आई बात समझ में? चलिए देखिए आगे। द्वि कुंडली डीएनए में एक क्षार युग्म की सतह पर ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों पाया जाता है, जिससे जो है ये स्टेबल रह सके, इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में पाया जाता है। ये आपके डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ये एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा और गुआनिन आपके साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये जो है बेस पेयरिंग इसमें होती है। इनको अपन ने क्या कह दिया, बेस पेयरिंग, यानी कि बेस जोड़ा। और इसका जो आधार है, यानी कि इसका जो बेस है, वो किससे बनेगा, फॉस्फेट से और शुगर से। तो आपका शर्करा और फॉस्फेट ने क्या बना लिया, इसका आधार भाग बना लिया। और इसके जो नाइट्रोजन क्षार बेस हैं वो अंदर की साइड प्रक्षेपित होते हैं। आई बात नहीं आई समझ में? देखिए अब इधर मूल सिद्धांत। यहाँ तो अपने बात हुई किसकी, डीएनए के बारे में, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है। अब अपन बात करते हैं किसकी, एक सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या चीज है, देखो भाई, ये एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। सेंट्रल डोग्मा क्या है, एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जिसके अनुसार डीएनए से एमआरएनए का निर्माण और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो है एक डायरेक्शन में चलती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बन गया और एमआरएनए से प्रोटीन बन गया। इस डीएनए से एमआरएनए के बनने की प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। और इसी थ्योरी को क्या कहते हैं अपन, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसको अपन कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। चलिए देखिए एक बार इधर कि मूल सिद्धांत। आणविक जीव विज्ञान में क्रिक ने 1958 में मूल सिद्धांत का विचार जो है वो प्रस्तुत किया, जो कि क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। डीएनए से एमआरएनए बनने को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को कहा जाता है ट्रांसलेशन। देखिए इधर एक बार, ये आपके क्या है, सेंट्रल डोग्मा है। यहाँ पर ये क्या है, आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आपका क्या बन गया, एमआरएनए। अब आपको पता है कि जो आरएनए होता है आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है नहीं होता है, तो इसमें आपको एक ही स्ट्रैंड आरएनए का नजर आ रहा है, ये क्या है आपका एमआरएनए। और फिर ट्रांसलेशन होगा और उससे क्या बन जाएगा, आपका प्रोटीन का निर्माण जो है हो जाएगा। प्रोटीन क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके जो है एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं। आई बात नहीं आई समझ में? चलिए देखिए आगे एक बार, जिससे स्पष्ट है कि आनुवंशिक सूचनाओं का वहाव डीएनए से आरएनए व इनसे प्रोटीन की तरफ रहता है। भाई डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, यानी कि आनुवंशिक जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो इस डीएनए से एमआरएनए में जा रही है और एमआरएनए से प्रोटीन में जा रही है, तो प्रोटीन की तरफ रहता है। इस सिद्धांत को आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन सीधे पूछते हैं कि सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, तो डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना।
तो देखिए, इसको आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा कहते हैं, डीएनए, आरएनए और फिर आपका क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अब कई बार क्या होता है कि टेमिन और बाल्टीमोर ने इसके जो है एक्सपेरिमेंट किए, कई बार किस पर किए, विषाणु के ऊपर, और उन्होंने क्या देखा कि कई बार उन्होंने देखा कि ये जो आपका डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए की एक प्रतिकृति बनती है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, जिसे अपन कहते हैं रेप्लिकेशन। अब इस डीएनए से एमआरएनए बन गया, लेकिन वापस क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। देखिए इधर, कई बार क्या होता है कि टेमिन बाल्टीमोर ने ट्यूमर विषाणु पर कार्य करते हुए पाया कि आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसमें सूचना का विपरीत प्रवाह या विपरीत अनुलेखन कहा। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, डीएनए है, डीएनए से किसका निर्माण होगा, डीएनए से निर्माण होगा एमआरएनए का, और एमआरएनए से निर्माण होगा किसका, प्रोटीन का। किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। अब इस डीएनए से एमआरएनए बनने को अपन ने क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन कहा। क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन कहा। और इसे क्या कहा, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहा। अब क्या होता है कि जो है बाल्टीमोर और टेमिन ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए वायरस के ऊपर, तो उन्होंने क्या देखा कि ये डीएनए जो है अपने को पहले क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। क्या करेगा, रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी प्रतिकृति बनाएगा। क्या बनाएगा, अपनी प्रतिकृति, अपनी फोटोकॉपी बनाएगा। तो पहले डीएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया। अब क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, जिसको अपन ने ट्रांसक्रिप्शन नाम दे दिया। अब अभी लेकिन मैंने क्या कहा कि ये जो सूचना है, आनुवंशिक सूचना, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन में। लेकिन वायरस के अंदर उन्होंने क्या देखा कि एमआरएनए से डीएनए का निर्माण हो गया, यानी कि ये वापस आ गया। तो इसको क्या नाम दे दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम दे दिया। क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है। देखिए इधर एक बार कि उन्होंने सूचना का विपरीत प्रवाह या विपरीत अनुलेखन कहा। तो इस डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से वापस डीएनए बनने को क्या कह दिया, विपरीत अनुलेखन, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जो है ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, अनुवादन किसे कहते हैं, आपके एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, अनुवादन, यानी कि ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये क्या होता है, आपका सेंट्रल डोगमा, जो कि एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ जो है एक ही, इसका जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पर अपने जो है ये डीएनए की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। देखिए क्या क्या देखा अपन ने, डीएनए जो है वो क्या है, आपका आनुवंशिक पदार्थ। ये जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्पिलाकार फॉर्म में जो है एक दूसरे को कुंडलित करती है। ये जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, किस किस से मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट समूह से, आपके शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। इसका जो बेस है वो कौन बनाएगा, यानी कि इसका जो सतह है वो कौन बनाता है, फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल आधार, इस आधारी सतह बनाएगी शुगर और फॉस्फेट। और जो इसके नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो इसके अंदर जो है उपस्थित होते हैं। ये जो नाइट्रोजन बेस है दो टाइप के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में अपने आते हैं एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन के अंदर क्या आते हैं, साइटोसिन और थायमिन। अब जो है एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है, यानी कि एडेनिन जो है थायमिन के साथ हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये जो आपकी डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको किसने दिया, वॉटसन तथा क्रिक ने दिया। जब अपन को अगर एक स्ट्रैंड के, एक रज्जुक के नाइट्रोजन बेस का पता होता है, तो हम दूसरे के रज्जुक के नाइट्रोजन बेस का पता लगा सकते हैं, यानी कि कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अपन को तो पता है एक प्यूरिन जुड़ेगा एक पिरिमिडीन से। चारगॉफ के नियम के अनुसार जो आपके एडेनिन और थायमिन का अनुपात है वो साइटोसिन और गुआनिन के अनुपात के बराबर होता है।
आई कि नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से एक जो 5 डैश सिरा है उसके सामने दूसरा सिरा कौन सा आएगा, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 3 डैश सिरा आता है और ये एक दूसरे से इस तरीके से कुंडली संरचना बनाते हैं। एक कुंडल के अंदर जो है कितने नाइट्रोजन बेस का युग्म यानी कि पेयर मिलते हैं अपन को, 10 नाइट्रोजन बेस के पेयर जो है अपन को मिलते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। और फिर उसके बाद अपन ने देखा सेंट्रल डोग्मा, जो कि क्या है, एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है जिसके अनुसार आनुवंशिक पदार्थ जो है या फिर उनके आनुवंशिक सूचना जो है आपका उसका प्रवाह एक दिशीय होता है। डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए से एमआरएनए को बनने को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और एमआरएनए से बनने को, प्रोटीन बनने को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। और इस पूरी थ्योरी को अपन कहते हैं सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब जो है बाल्टीमोर ने और अपने एक साइंटिस्ट के साथ मिलके क्या देखा, वायरस के अंदर कि कई बार जो है डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है, जिसे अपन ने कह दिया डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए से वापस जो है डीएनए बनता है, यानी कि सूचनाओं का प्रवाह विपरीत होता है। एमआरएनए से डीएनए बनता है तो उसे अपन कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपना ये जो डीएनए है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।